हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईगो विद साइंस। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका टीचर कृष्णा और आज हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में मैंने आपको मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में स्टार्ट करा चुका हूँ, ठीक है। तो मनी एंड बैंकिंग में हमने बहुत सारी चीज़ देखी थी। सबसे पहले तो हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखी थी, उसके बाद हमने क्या क्या देखा था, उसके बाद हमने आरबीआई स्टार्ट किया था। आरबीआई में हमने इस्टेब्लिश पढ़े थे, उसके वर्क्स पढ़े थे, ठीक है, और कुछ गवर्नमेंट के अकाउंट्स के बारे में भी पढ़ा था। तो अब हम उससे ही आगे चलेंगे क्योंकि आरबीआई से जुड़ी ही चीज़ें हैं, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी से आपका कोई भी एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या फिर आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हो, ठीक है। तो आज देखिए हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। आरबीआई से जुड़ी हैं सारी की सारी। अब उसे हम कंटिन्यू करते हैं। कुछ टाइम से मैं वीडियोज़ नहीं ले पा रहा हूँ बिकॉज हमारे यहाँ पर बच्चों के जो हैं प्री बोर्ड्स एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा और बोर्ड पर पढ़ाने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि बोर्ड पर अगर पढ़ाना है तो थोड़ा सेटअप लगता है, जिस वजह से टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए मैं आज ना क्लास पेपर पैड पर लाया हूँ कि ईजिली जल्दी से जल्दी वीडियो बन जाएगी और आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया है पेपर पैड के लिए कि कुछ चीज़ें मैंने पहले से लिख ली है, जैसे कि आपकी डेट्स वगैरह हो गई ना, तो मैंने पहले से ही लिख लिया कि एकदम से मैं बता दूंगा, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वीडियो को थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि वो छोटी बन जाए, ठीक है। चलिए अब टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको आरबीआई का क्या क्या चीज़ें पढ़ाई है। आरबीआई मैंने आपको इस्टेब्लिश पढ़ाया था। इस्टेब्लिश में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि वो इस्टेब्लिश कब हुआ और कौन सी कमेटी से हुआ। तो क्या 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 हुआ था बताओ ज़रा। एक तो सबसे पहले तो इस्टेब्लिश कब हुआ था कि 1 अप्रैल 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था और हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश से हुआ था। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश, वो हिल्टन यंग कमीशन जो था वो 1926 वाला था, ठीक है। उसके बाद आरबीआई एक्ट देखा था कि आरबीआई एक्ट के थ्रू 1934 आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू क्या हुआ था, आरबीआई को स्टैब्लिश कर दिया गया था। अब इसमें एक डेट मोस्ट इंपोर्टेंट आती है, जो क्या है आपकी राष्ट्रीयकरण या फिर क्या कहेंगे नेशनलाइजेशन से। नेशनलाइजेशन की जो आरबीआई की डेट है वो है 1 जनवरी 1949 में, ठीक है। ये डेट याद रखना, कई बार ये वनडे एग्जाम में तो पूछ ही लेता है डेट, ठीक है। उसके बाद हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि आरबीआई को रेगुलेट करने के लिए ना कुछ मेंबर्स लगते हैं। देखो कोई भी चीज़ हो वो जो रेगुलेट होती है, कोई भी चीज़ रेगुलेट होती है, कोई भी चीज़ चलानी है तो उसमें कुछ ना कुछ पर्सन्स होंगे अलग अलग, जिनका अपना 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 काम होगा। तो कुछ ये क्या है, कुछ पर्सन्स हैं, ठीक है। मैं अभी रेड पेन ले लेता हूँ, रुकिए, अलग से उसमें मेंशन करके बता दूंगा। तो क्या है कि कुछ ना कुछ अलग अलग पर्सन्स होते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट पर्सन मतलब कि जो आरबीआई में होते हैं वो 21 मेंबर्स हो हैं। कितने हैं? 21 मेंबर्स। अब 21 मेंबर्स कौन कौन है इसमें? एक तो होता है आपका गवर्नर। कौन होता है? गवर्नर। एक कौन होता है? गवर्नर। गवर्नर मैंने आपको बताया आरबीआई का कौन है अभी? शक्तिकांत दास जी हैं, ठीक है। 4 कौन होते हैं? डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। कौन होते हैं? डिप्टी गवर्नर्स, ठीक है। 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर्स और 4 होते हैं आपके रीजनल ऑफिस डायरेक्टर। रीजनल ऑफिस डायरेक्टर होते हैं 4 और 2 ये होते हैं आपके फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है। ये 4 कहाँ के होते हैं? फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री के होते हैं 2, ठीक है। और ये लास्ट में जो 10 बचे हैं ये आपके डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई, ठीक है। अब देखो मैंने क्या क्या बताया कि भाई 21 मेंबर्स हैं, 21 सदस्य हैं, जिनसे मिलके क्या बन रहा है? आरबीआई जो चला रहा है। कौन कौन है? नंबर 1 पे वो हो गया उसका गवर्नर। नंबर 4 पे वो, नंबर 2 पे क्या है कि 4 कितने होते हैं? 4 डिप्टी गवर्नर होता है, 1 गवर्नर होता है, 4 कितने होते हैं? रीजनल ऑफिसर डायरेक्टर होते हैं, 2 फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री के होते हैं, 2 पर्सन जो होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के होते हैं, और जो 10 होते हैं वो डायरेक्टर ऑफ आरबीआई होते हैं, ठीक है। उसके बाद आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है, क्या है? फाइनेंशियल ईयर। इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखना, कई बार वो आरबीआई का पूछता है, कई बार वो गवर्नमेंट इंडिया का पूछता है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो आपका जो आरबीआई का है, किसका? आरबीआई का, वो कितना है? 1 जुलाई से आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जुलाई से 30 जून तक है। किसका? 13 जून तक। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फाइनेंस ईयर है वो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। ये बात याद रखना कि यहाँ से क्वेश्चन
सीधा सीधा आ जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कि आपका नेशनलाइजेशन हो गया, कितने मेंबर्स हैं, और ये फाइनेंशियल ईयर वाला, ये बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इन चीज़ों का मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रखने की है। उसके बाद हम आज स्टार्ट करते हैं मेन पार्ट। आज की जो क्लास का मेन पार्ट है, मेन पार्ट क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति हिंदी में कह देते हैं। ये कौन कंडक्ट कराता है या इसे कौन जारी करता है? ये करता है आरबीआई। इसको इशू कौन करता है? आरबीआई के द्वारा इशू की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी जारी क्यों की जाती है, क्या कारण है इसका, क्या काम है इसका, ये उद्देश्य कह सकते हैं। क्या है कि साख संतुलन, ठीक है, एक साख संतुलन, इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रेडिट बैलेंस, और तरलता, तरलता को इंग्लिश में कहते हैं लिक्विडिटी, लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी। तो अगर इसकी जो आपने बुक्स वगैरह में पढ़ी होगी डेफिनेशन, उसमें क्या लिखा रहता है कि साख संतुलन की प्राप्तता, साख संतुलन की पर्याप्तता बनाए रखने के लिए, ठीक है, साख संतुलन की पर्याप्तता बनाए रखने के लिए। अभी ये जो लैंग्वेज है ये बुक वाली लैंग्वेज है बिल्कुल। अब इसको मैं इसको ईजिली किस तरीके से, मतलब आसानी तरीके से कैसे समझ सकते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि तरलता लिक्विडिटी एक निश्चित अनुपात में बनाए रखने के लिए आरबीआई क्या करता है? समय समय पर मॉनेटरी पॉलिसी लागू करता है। क्या करता है कि तरलता एक निश्चित अनुपात में बनाए रखने के लिए क्या करता है? आरबीआई समय समय पर मॉनेटरी पॉलिसी लागू करता है या मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है। अब इसमें आता है तरलता या साख संतुलन। अब इसकी बात करेंगे कि है क्या, ठीक है, इसके बारे में अभी बात करेंगे। पहले एक और बात कर लेते हैं कि आरबीआई तो क्या करता है? इसको जारी करता है। आरबीआई तो मॉनेटरी पॉलिसी को जारी करता है, बट ये किसकी सलाह पर बनती है? ये सलाह पर बनती है, आपकी सलाह किसकी सलाह पे होती है? एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की सलाह पर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जारी करती है। किसकी सलाह पर? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये बात ध्यान रखना कि आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की सलाह पर जारी करता है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2013 में बनी थी। कब बनी थी? 2013 में। और किसके उसमें बनी थी? अंडर में उर्जित पटेल कमेटी ने इसको सजेस्ट किया था कि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बननी चाहिए। तो ये सजेस्ट थी किसकी? उर्जित पटेल कमेटी थे। और आपको पता होना चाहिए कि उर्जित पटेल जो हैं ये पहले गवर्नर भी रहे हैं, ठीक है, ये पहले गवर्नर भी रहे हैं। तो ये आपकी बहुत सिंपल सी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, मैंने अभी बताया आपको साख संतुलन मतलब क्रेडिट बैलेंस या फिर आपका लिक्विडिटी, ये क्या है। अब हम देखते हैं कि तरलता या फिर क्या कहेंगे इसे? लिक्विडिटी। अब ये है क्या चीज़, अब इसके बारे में बात करेंगे। साख संतुलन है तरलता। अब देखिए तरलता क्या है। तरलता आपकी क्या चीज़ है कि ऐसी वस्तु, ठीक है, ऐसी वस्तु जिसके माध्यम से एक्सचेंज मतलब विनिमय, कि ऐसी वस्तु जिसके माध्यम से एक्सचेंज आसानी से हो सके। क्या कहा मैंने? कि ऐसी वस्तु जिसके माध्यम से एक्सचेंज आसानी से हो सके। आसानी का मतलब है कि आसानी से आप चीज़ों को एक्सचेंज कर सके। अब देखो मैंने वस्तु यहाँ पर क्यों बोला, क्योंकि देखिए पहले क्या था? बार्टर सिस्टम चला था, आप वस्तु दीजिए और वस्तु लीजिए, ठीक है, तो बार्टर सिस्टम था। अब बार्टर सिस्टम नहीं चल रहा। अब वो वस्तु किस में कन्वर्ट हो गई? वो आपकी पेपर करेंसी में कन्वर्ट हो गई। तो ऐसा कुछ भी हो जो आसानी से आप चीज़ें खरीद सकते हो। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि 100 किलो चावल खरीद के लाने हैं, तो 100 किलो चावल आप किस चीज़ से खरीद के लाओगे? आप कोई सामान ले जाओगे या फिर पैसे ले जाओगे? सिंपल सी बात है, आप पैसे ले जाओगे, ठीक है। कोई 100 रुपये की चीज़ है, उस चीज़ को हमें खरीदना है तो हम 100 रुपये देंगे या फिर 100 रुपये का कुछ और सामान ला के दोगे, आप 100 रुपये दोगे। तो क्या चीज़ आसानी से मिल रही है? 100 रुपये से आप चीज़ें आसानी से एक्सचेंज कर पा रहे हो, खरीद पा रहे हो। तो जो यहाँ पर पेपर करेंसी हो गई ना, वो क्या होगी? लिक्विडिटी होगी। लिक्विडिटी अलग तरीके है। अब पेपर करेंसी भी, अभी प्लास्टिक करेंसी का भी चल रहा था, और आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी क्या है? लिक्विडिटी में आता है। पर लेकिन हर किसी को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं आता अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो तरलता क्या है? तो इसको अगर हम लिख दें कि ऐसी वस्तु में क्या आ जाएगा? अब मुद्रा आ जाएगा, मतलब मनी, ठीक है, ऐसी मनी जिसके माध्यम से एक्सचेंज
जिसके माध्यम से एक्सचेंज मतलब विनिमय आसानी से हो सके। आसानी से की जा सके, ठीक है, आसानी से की जा सके मतलब कि इजीली यूजेबल हो, ठीक है, इजीली यूजेबल हो आपके लिए कि आसानी से आप इसको यूज कर लो। तो वो क्या है कि ऐसी मुद्रा है, तो ये लिक्विडिटी कहलाती है, मतलब कि आपके जो पैसे हैं ना वो आपके लिए क्या है, लिक्विडिटी है। क्या है वो, लिक्विडिटी। अब देखिए, अब इसमें मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये आपको अब पता चल गया कि साख संतुलन या फिर तरलता, लिक्विडिटी, उसको बनाए रखना है। मतलब कि जो आरबीआई है वो बनाए रखता है कि पीपल्स के पास, मतलब जो पर्सन्स है सभी, उन पर्सन्स के पास इतनी लिक्विडिटी ना हो कि मतलब बैलेंस बना रहे, कि आरबीआई के पास भी उतनी लिक्विडिटी हो और आपके पीपल्स के पास भी, जितने भी पीपल्स हैं, पर्सन्स हैं, उनके पास भी वही लिक्विडिटी बनी रहे। ये ना हो कि पर्सन्स के पास तो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो गई या आरबीआई के पास लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो गई, तो उसका बैलेंस बनाए रखने के लिए ना ये मॉनेटरी पॉलिसी लागू की जाती है, इसे जारी की जाती है। अब देखिए एक चीज़ समझाता हूँ आपको, जैसे कि आपको ए पर्सन, ये ए है, ये ले लिया हमने बैंक, ठीक है, ये बैंक है ए, और बी है, ये आपका कंज्यूमर है, कंज्यूमर आप समझते ही हो कि उपभोगकर्ता, ठीक है। अब बैंक और कंज्यूमर के बीच में किस टाइप का रिलेशन होगा, आपको पता है कैसा रिलेशन होगा, साख का रिलेशन होगा। साख मतलब आपका क्रेडिट का, ठीक है, क्रेडिट का होगा। अब क्रेडिट में या तो क्या होगा, या तो क्रेडिट में क्या चीज होगी, या तो वो लोन लेगा, बैंक से क्या लेगा, लोन लेगा, या फिर बैंक को पैसा जमा करेगा। दो ही चीजें होती है। आप बैंक में ऐसे ही तो घूमने फिरने नहीं जाते कि भाई चलो आज मन कर रहा है बैंक में घूम के आ जाते हैं। भाई या तो आप पैसा लेने जाते हो वहां से, या पैसा जमा करने जाते हो। पैसा चाहे अपना ही लेने जाते हो या फिर लोन लेने जाते हो, तो ये चीजें हैं। तो फिर क्या होता है, देखो इसके बीच में रिलेशन किस चीज का बन रहा है कि अगर हम इसमें लोन देखें, क्या देखें, लोन से देखते हैं, लोन से क्या रिलेशन बनता है, लोन से क्या रिलेशन बनता है, अगर इंटरेस्ट रेट कैसा हो, हाई हो। मान लीजिए आप अगर लोन ले जा रहे हो और ब्याज की जो दर है ना वो बहुत हाई है, तो क्या आप लोन लोगे, बिल्कुल नहीं लोगे, लोन नहीं लोगे। तो जो क्रेडिट हो जाएगा ना, जो क्रेडिट हो जाएगा लोन लेने का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। बट अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो क्या किया जाएगा, क्रेडिट लिया जाएगा, बिल्कुल लेंगे, सभी लोन लेंगे। क्या करेंगे भाई, लोन ले लो। तो ये इससे हमें यहाँ पे इन दो चीज़ों से क्या समझ में आ रहा है, इन दो चीज़ों से समझ में आ रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो क्रेडिट कम है, इंटरेस्ट रेट कम है तो क्रेडिट ज़्यादा है। तो यहाँ से जो रिलेशन निकल के आई वो क्या निकल के आई, इंटरेस्ट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रेडिट। क्या, इंटरेस्ट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर रेट बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो क्रेडिट कम हो जाता है, और इंटरेस्ट रेट कम होता है तो क्रेडिट बढ़ जाता इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो क्रेडिट कम हो जाता है, और इंटरेस्ट रेट घटता है तो क्रेडिट बढ़ जाता है। अब देखिए इस रिलेशन से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, यूजीसी नेट में तो इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। और आपके वनडे एग्जाम में भी इस तरह की कुछ चीज़ें कंडीशन देके पूछ सकता है, क्योंकि आज आगे आगे तो क्या होता जा रहा है, क्वेश्चन टफ बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो अब देखो इसका क्या लेना देना है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी से, यही समझने की सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए मान लीजिए जो पर्सन्स हैं उनके पास क्या चीज़ है, उनके पास लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाती है, लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाती है तो आरबीआई का क्या काम है कि आरबीआई उस लिक्विडिटी को बैलेंस करेगी कि भाई अपने पास रहना चाहिए। तो वो क्या करेगी, तो वो मैं अभी लोन के समझाता हूँ कि मान लीजिए आरबीआई के पास, लोन से समझाता हूँ फिर उसे बाद में समझा दूंगा क्योंकि मैंने लोन का लिखा हुआ है। तो मान लीजिए कि आरबीआई के पास ना लिक्विडिटी ज़्यादा हो गई, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट, किस चीज़ का, लोन वाला इंटरेस्ट रेट, वो क्या कर देगा, कम कर देगा। जिससे क्या होगा, लोग बाग सभी के सभी आगे क्या लेंगे, लोन लेंगे, जिससे कि लिक्विडिटी थोड़ी बहुत ट्रांसफ़र किस पे हो जाएगी, जो पर्सन से आपके सारे उन पर ट्रांसफर हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, बैलेंस बन जाएगा। इस तरीके से आरबीआई बैलेंस करता है। अब देखो ये जो लोन का था इसलिए मैंने लोन की तरह से समझा दिया। अब मैं इसको अलग तरीके से समझा दूँ, अगर आपने सेविंग अकाउंट के लिए, क्या है आपका सेविंग अकाउंट, तो सेविंग अकाउंट के लिए जो रिलेशन हो जाएगा कैसा हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, क्रेडिट के। क्योंकि अब सेविंग अकाउंट में अगर आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा देगा तो फिर आप क्या करोगे, क्या करोगे, आप पैसा बैंक में डालोगे,
पैसा आप बैंक में डालोगे कि भाई पैसा बैंक में रहे, आपको वो मिलेगा, काफ़ी सारा आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यहाँ पे इसका रिलेशन हो गया। अब देखो, मान लीजिए पर्सन्स के पास, जो मैं पहली कंडीशन बता रहा था, मान लीजिए पर्सन्स के पास लिक्विडिटी ज़्यादा हो गई, तो आरबीआई क्या करेगा, उसे अपने पास लेना चाहेगा। तो वो क्या करेगा ऐसे कंडीशन में वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। किस चीज़ का, सेविंग अकाउंट का, एफडी का, इन चीज़ों का क्या बढ़ा देगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। उससे क्या होगा, जो जितने भी पर्सन्स हैं, अब इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो आप क्या करोगे, पैसा बैंक में रखना चाहोगे, तो आप पैसा बैंक में रख दोगे, और बैंक में रख के फिर क्या हो जाएगा, वही लिक्विडिटी की क्या होगी, बैलेंस हो जाएगी फिर धीरे से, आराम से। अब देखिए, अब मान लीजिए आरबीआई के पास क्या हो रहा है कि आरबीआई के पास लिक्विडिटी ज़्यादा हो रही है, तो आरबीआई क्या कंडीशन करेगा, जो आपके सेविंग अकाउंट या एफडी का था वो क्या कर देगा कि आपका जो वो है इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा। क्या कर देगा, इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा। कम करने पर इंटरेस्ट रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कम करने पर लोग बाग एफडी नहीं कराएंगे। भाई एफडी क्यों कराएंगे, एफडी होती है कि भाई इतने टाइम के लिए वो फिक्स कर दिया जाता है, तो लोग बाग क्या करेंगे कि अपने पास रखा रहे, भाई यूज़ तो हो जाएगा। ऐसी अगर सेविंग अकाउंट में भी है आपका, तो सेविंग अकाउंट के लिए आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट मिल रहा है, तो लोग बाग क्या कहेंगे कि यार क्यों बैंक की टेंशन पालें कि भाई बैंक के पास जाना पड़े, वहाँ से पैसा लेना पड़े, अपने पास रख लो, क्या मिल ही क्या रहा है हमको। तो इस तरीके से फिर वो बैंक में पैसा इकट्ठा नहीं होगा, तो वो लिक्विडिटी जो बनी रहेगी, वो सारी लिक्विडिटी का जो बैलेंस है ना वो बना रहेगा। तो ये इसका सब कुछ यही इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और आप इसको मैंने अभी पूरी डीपली नहीं पढ़ाया, अभी इसमें जब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आएगा ना, तो उसमें मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि यही सारा कुछ है उसमें भी, ठीक है। और अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है बिल्कुल, तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये तो आपका इंटरेस्ट रेट से है। अब देखिए फिस्कल मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी और एक फिस्कल पॉलिसी होती है। क्या होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक फिस्कल पॉलिसी। इसको मैं कंपेयर करके समझा देता हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को हिंदी में क्या कहते हैं, राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति, ठीक है, ये कहते हैं। और आपको इसका पता है मॉनेटरी पॉलिसी। अब क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी, अब ये अलग अलग है, ठीक है। इसमें कंपेयर करके मैं आपको एक बिल्कुल ही निचोड़ दे देता हूँ कि भाई जब भी हम कुछ चीज़ ना कंपेयर करके पढ़ते हैं ना, तो वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। कंपेयर करके क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो इशू किसके द्वारा की जाती है, आरबीआई के थ्रू, इशू बाय आरबीआई। क्या क्या जाता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इशू बाय आरबीआई की जाती है, और आपका जो फिस्कल पॉलिसी है वो इशू बाय आपका गवर्नमेंट, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है और आपकी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा इशू की जाती है। अब उसके बाद सेकंड नंबर पे देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी एक ईयर में कितनी बार, ठीक है, कितनी बार होती है, 6 टाइम, एक ईयर में 6 टाइम, 1 ईयर, इन 1 ईयर, ठीक है, इन 1 ईयर। एक साल में 6 बार मॉनेटरी पॉलिसी जारी की जाती है। कितनी बार, 6 बार। और फिस्कल पॉलिसी इस साइड अगर हम देखें फिस्कल पॉलिसी, तो ये 1 टाइम ही की जाती है, मतलब कि एक साल में एक बार, इन 1 ईयर, एक साल में सिर्फ एक बार ही ये जारी की जाती है। क्या चीज़, फिस्कल पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपको काफ़ी सारी, मॉनेटरी पॉलिसी में मैं सब कुछ पढ़ा ही दिया है आपको। तो मॉनेटरी पॉलिसी में जो लिक्विडिटी बनाई जाती है वो किसके माध्यम से बनाई जाती है, किसके थ्रू बनाई जाती है, आपको पता है किसके थ्रू बनाई जाती है, ब्याज दरों के निर्धारण के माध्यम से। किसके, निर्धारण के माध्यम से, ब्याज दरों के निर्धारण के माध्यम से, मतलब इंटरेस्ट रेट के थ्रू क्या करते हैं कि आपकी लिक्विडिटी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, लिक्विडिटी बनाए रखना है। वो मैंने आपको इधर समझा दिया किस तरीके से ब्याज दर वगैरह इंटरेस्ट रेट चेंज करके वो लिक्विडिटी बनाने की कोशिश करता है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी वो बताऊंगा मैं, ठीक है। इस साइड फिस्कल पॉलिसी में क्या देखा जाता है, फिस्कल पॉलिसी में आपका इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। किसकी, एक्सपेंडिचर, ठीक है। यहां पर किसकी बात की जाती है, इनकम और एक्सपेंडिचर। किस चीज की, ये जो है ना, ये आपकी जो बजट है ना, ब्याज, ये वो वाली पॉलिसी होती है। इसमें बजट बनता है, वो बजट बनता है इसके अंदर ही, ठीक है। तो बजट इसमें ही देखा जाता है,
तो इसमें बजट में क्या चीज़ देखी जाती है, हमारी कितनी इनकम है और कितनी एक्सपेंडिचर है, उस बारे में बात होती है। तो इसमें आपका आय और व्यय की बात की जाती है, आय और व्यय की बात की जाती है किसके अंदर, आपकी फिस्कल पॉलिसी में, क्योंकि इसमें ही बजट बनता है। ठीक है, सारा कुछ इसमें जब फिस्कल पॉलिसी पढ़ाऊंगा मैं तो उसमें बजट बताएंगे कि कौन सा घाटे का बजट बन रहा है या बचत का बजट है या किस टाइप के बजट बन रहे हैं। तो ये सारे बजट से जो रिलेटेड है, जिसमें हम इनकम और एक्सपेंडिचर देखते हैं। ठीक है, अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हम क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के हम मनी को, किसको कर रहे हैं, मनी को, क्योंकि भाई हमारे जो वो लिक्विडिटी है वो क्या है, वो आपकी मनी है। तो मनी को हम मैनेज करते हैं, क्या करते हैं, मनी का मैनेजमेंट करते हैं। मनी का क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। किसका मैनेजमेंट, मनी का मैनेजमेंट। और यहाँ पर इस साइड किसका मैनेजमेंट कर रहे हैं हम एक्सपेंडिचर का मैनेजमेंट करते हैं। किसका, एक्सपेंडिचर का, विद किसके साथ, इनकम के। ठीक है, मतलब कि इनकम के हिसाब से हम एक्सपेंडिचर देखते हैं कि इनकम के हिसाब से हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। तो ये क्या था, ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का एक बिल्कुल ही बेसिक तरीके से मैंने सारा चीज़ें आपको समझा दी। ठीक है, क्या क्या चीज़ें पढ़ाई है मैंने। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद ना आपका वो आता है कि लिक्विडिटी, क्या, लिक्विडिटी ना, लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए देखो, खाली इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देने घटा देने से सारी चीज़ें नहीं होती। मतलब कि सिंपल सा आपके लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया या सेविंग लोन का, तो इसमें ना बहुत सारे टूल्स होते हैं कि लिक्विडिटी ना बनाए रखने के लिए, लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए, लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें आरबीआई यूज़ करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, आरबीआई टूल्स यूज़ करती है लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए। तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अब कि वो क्या क्या टूल्स हैं। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं अब जल्दी जल्दी हमने पढ़ा क्या है। आज हमने सबसे पहले तो क्या बात करी, आज पहले मैंने आपको आरबीआई के बारे में कुछ चीज़ें बता दी जो चीज़ें बिल्कुल सीधी सीधी सी हैं कि नेशनलाइजेशन कब हुआ और फाइनेंशियल ईयर वगैरह हो गए। उसके बाद हमने मॉनेटरी पॉलिसी की बात करी, उसके उद्देश्य वगैरह बताया और किसकी सलाह पर होती है। उसके बाद लिक्विडिटी की बात करी कि लिक्विडिटी क्या चीज़ है। उसके बाद मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ें समझाई कि लिक्विडिटी कैसे बनाई जाती हैं। ठीक है, ये आपका पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये वाला पार्ट। उसके बाद हमने मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि दो पॉलिसीज़ हैं, उनके बारे में हमने डिफरेंस देख लिया, क्योंकि चीज़ें डिफरेंस से पढ़ेंगे तो फिर वो बहुत अच्छा पढ़ा जाता है। डिफरेंस के हिसाब से देख लिया कि ये 6 बार होती है, मतलब एक साल में 6 बार ये जारी की जाती है और एक साल में एक बार ही जारी की जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम टूल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं टूल्स के बारे में। ठीक है, अब मैं ऐसे ही क्लास लूँगा अभी तो कुछ टाइम तक, जब तक बच्चों के प्री बोर्ड ख़त्म नहीं हो जाते, तो जब तक तो मैं ऐसी क्लास लूँगा। ठीक है, बताना कि कैसी लगी आपको क्लास। और मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत ही अच्छे समझा दूँ, ऐसा ना लगे जैसे कि बोर्ड पर पढ़ाने पे थोड़ा अलग फील होता है, यहाँ पर पढ़ने पे थोड़ा अलग फील होता है। ठीक है, तो मैं ऐसी अब डेली क्लास ले लिया करूँगा। ठीक है, आप कंटिन्यू रखिए पढ़ाई करना अपना। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।